23 जुलाई 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल देखिए आपके सामने जो है, स्टैच्यूज एज डीपली कंटेस्टेड हेरिटेज। यहाँ पे दोस्तों हेरिटेज की बात की गई है। पूरी दुनिया भर में आपने देखा है कि कभी कभार कहीं पे दंगे होते हैं या मॉब वायलेंस होता है तो किसी की स्टैच्यू को तोड़ दिया जाता है। अब वो स्टैच्यू हो सकता है किसी एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, वही स्टैच्यू किसी दूसरे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट ना हो, उसके खिलाफ कुछ ग्रजेस हो। तो महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू को कई बार वैंडलाइज कर दिया जाता है जब इंडिया में मॉब वायलेंस होता है। तो हो सकता है महात्मा गांधी जी किसी एक सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन के लिए वो हीरो ना हो जो बाकियों के लिए है। तो कुल मिला के यहाँ पे हेरिटेज के व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं। हेरिटेज कुछ लोगों के लिए हेरिटेज हो सकती है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो हेरिटेज ना हो। तो कुछ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट्स हैं। यहाँ पे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से मुझे कोई प्रॉपर स्टैटिस्टिक नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको इस चीज को डिस्कस नहीं किया। हालांकि एथिक्स के पर्सपेक्टिव से, जो जीएस पेपर 4 उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बोलूंगा, आप एक बार इस आर्टिकल को पढ़ो जरूर। आगे चलते हैं। सेटिंग अप अ हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। यहाँ पे बात ये उठाई जा रही है, कुछ स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके ये बोला जा रहा है कि भाई देखिए, ये जो हाई कोर्ट है ना तमिलनाडु का, इसके जुरिसडिक्शन में पुडुचेरी का इलाका भी आता है। तो पुडुचेरी के पास अपना खुद का एक अलग हाई कोर्ट होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 239A में लिखा है कि किसी भी समय पुडुचेरी को अपना खुद का एक एक हाई कोर्ट दिया जा सकता है। अभी तक के लिए पुडुचेरी तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर में आता है। अब तमिलनाडु के हाई कोर्ट की बात की जाए तो उसकी बेंच या तो चेन्नई में है या मदुरई में है। तो क्या पुडुचेरी तमिलनाडु के हाई कोर्ट के अंदर रह के सही है गलत है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं। इन स्टैटिस्टिक्स को हम लोग देखेंगे। फिर अगला है अनदर फ्रंट। इंडिया, भूटान और चाइना के ट्राइलेटरल डीलिंग्स की बात की जाए तो पता है अभी आप रिसेंटली पिछले कुछ 2 हफ्तों में एक न्यूज चल रही है कि जो त्रासी गांग का इलाका है अरुणाचल प्रदेश का, यहां पे आपको नीचे की तरफ त्रासीगांग भूटान में है, जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान की, और उसके जस्ट ऊपर आ जाइए तो जो अरुणाचल प्रदेश का इलाका है तवांग का। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग का इलाका है इसके ऊपर है चाइना, तवांग के नीचे है त्रासीगांग। त्रासीगांग में है साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस इलाके को चाइना ने बोल दिया कि ये उनका है, जबकि इस इलाके के साथ तो चाइना की कोई बाउंड्री भी नहीं लगती है। तो चाइना ऐसा बोल क्यों रहा है, इसकी मैप में क्या लोकेशन है, साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जो डोकलाम का इशू हुआ था उसमें अभी क्या हुआ है, भूटान के रिस्पेक्ट में इंडिया को क्या रिस्पांस देना चाहता है चाइना, इसके बारे में कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो इसे भी देखेंगे। नेक्स्ट ये आर्टिकल है जस्टिस स्लो बट श्योर। अभी अभी देखिए जो सेशंस कोर्ट है मथुरा की, उसने एक डिसीजन दिया है। एक राजा मान सिंह थे, ये हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट थे भरतपुर राजस्थान में। राजा मान सिंह जी की और इनकी 2 एसोसिएट्स की हत्या कर दी गई थी 1985 में, और ये बोला गया कि ये हत्या पुलिस वालों ने की, और ये हत्या पुलिस वालों ने कांग्रेस लीडर्स के कहने पर करी। वो ये था कि उस समय राजा मान सिंह जी ने कांग्रेस के किसी लीडर जो चीफ मिनिस्टर थे उनके खिलाफ कुछ कर दिया था, तो उसके चक्कर में इनको मार दिया गया। अभी अभी डिसीजन आया है और इन 11 पुलिस पर्सनल्स को सजा सुनाई गई है। तो डिसीजन तो अच्छी बात है, लेकिन देखिए क्राइम कब हुआ, राजा मान सिंह को मारा कब गया, 1985 में, और अभी क्या चल रहा है 2020। 35 साल हो गए इस डिसीजन को आने में, और 35 साल तक वो जो 11 पुलिस पर्सन थे वो फ्री घूम रहे थे। अब वो काफी बुढ़े हो गए होंगे, तो उनको बुढ़े हो गए, अब आप उनको सजा दे रहे हो, तो सजा देने का मतलब क्या है। इससे रिलेटेड में कुछ बातें कही गई है इस आर्टिकल में, उन्हें देखेंगे। फिर दोस्तों 2019 में आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया था। आर्टिकल 35 से हटा दिया गया था। आर्टिकल 35 को तो एबॉलिश कर दिया गया, आर्टिकल 370 को इनएक्टिव कर दिया गया। उसके बाद से जेएनके में कुछ चीजें हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेएनके में 4G इंटरनेट बंद है। अभी के लिए देखा जाए तो जेएनके में 2G इंटरनेट चालू है। कुछ कुछ जगहों पे ये भी बोल रहे हैं कि 3G चल रहा है बट 4G बंद है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये जो है 2020 का, हुआ ये है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में जो इंटरनेट बंद किया गया है, उस इंटरनेट बंद करने के चक्कर में वहां के लोगों को काफी परेशानियां हुई। जब लास्ट ईयर 370 आर्टिकल को हटाया गया, उसके बाद से इंटरनेट बंद है। फिर कोरोना का पैंडेमिक आ गया, फिर आपका स्टैंड ऑफ हो रहा था इन सब केसेस में, और आप देखिए बहुत सारी शेलिंग भी हो रही थी। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LOC है, जो आपका पाकिस्तान के साथ बाउंड्री लगती है, वहां से इन्फिल्ट्रेशन की बात हुई, कहने की बहुत तादाद में जो पाकिस्तान है वो अपने टेररिस्ट को कश्मीर के अंदर भेज रहा है। तो उसके चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजिव मेजर्स लेके इंटरनेट बंद कर रखा है।
बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं, इंटरनेट क्यों बंद है। अगर आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं तो आप कश्मीर के लोगों के राइट्स को वॉयलेट कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड में लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हुई हैं, उन लीगल प्रोसीडिंग्स को इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आते हैं पंक्चरिंग अ कल्चर ऑफ साइलेंस। इसमें मोदी जी, ट्रंप जी, यूएस, लिंकन प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बातचीत की है। चूंकि मेरे पास टाइम कम है तो मैंने इस आर्टिकल को ड्रॉप किया है। देखिए, जो चीजें दोस्तों जिनके लिए टाइम कम होता है मैं उन आर्टिकल्स को ड्रॉप करता हूँ, मजबूरी है। एक लिमिट से ज्यादा मैं लंबा वीडियो रख नहीं सकता, गले में भी दर्द होने लगता है और कोई मतलब नहीं, आपके लिए भी बोरिंग हो जाएगा एक लिमिट से बड़ी वीडियो। तो ये वाला आर्टिकल मैंने स्किप किया है। प्लस जो हेरिटेज वाला आर्टिकल बताया था मैंने आपको कि आप खुद एक बार पढ़ लो, उसको मैंने स्किप किया। हालांकि हेरिटेज वाला आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बट इसको मैं फिलहाल के लिए हटा रहा हूं। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें कुछ बहुत सिंपल पॉइंट्स, कुछ बहुत बेसिक पॉइंट्स, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आप बहुत सारे एग्जाम्स में कोट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन, किस तरीके से आप हायर एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से हायर एजुकेशन को शेप करना चाहिए ताकि उसका यूज ज्यादा हो सके। अभी के लिए क्या चल रहा है और क्या होना चाहिए, अभी के लिए जो चल रहा है उसमें किसके क्या क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, इसके बारे में भी बातचीत करी गई है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्कशन को। सबसे पहले सेटअप अ हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। द एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट हाईलाइट द नीड टू स्ट्रीमलाइन एक्सपेंसेस, द केस वॉल्यूम एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एज फैक्टर। कुल मिला के बोला यह जा रहा है, तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है दोस्तों। ठीक है, तमिलनाडु का हाई कोर्ट भी बहुत बड़ा है, मद्रास हाई कोर्ट, उसमें जजेस भी बहुत ज्यादा है। पुडुचेरी एक बहुत छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, हालांकि उस यूनियन टेरिटरी का अपना लेजिस्लेचर है, अपना चीफ मिनिस्टर है, इलेक्शंस होते हैं, बट वहां पे जो केस वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखा जाए पौंडीचेरी को इंडिया में मिलाया कब गया, इसको पुदुचेरी बोला जाता है। पुदुचेरी को इंडिया को में मिलाया गया 1962 में, और जब 1962 में पुदुचेरी इंडिया में मिला दिया गया तो मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन आ गया पुदुचेरी पे। इस समय पे अगर हम लोग ये बात करें कि कितनी हाई कोर्ट्स हैं इंडिया में, तो 25 हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों इंडिया में। यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दे रखे हैं, स्टैटिस्टिक्स को आप नोट कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है, लिख लीजिए। क्या दिया हुआ स्टैटिस्टिक्स में, द नंबर ऑफ टोटल जजेस सैंक्शनड इन दिस हाई कोर्ट्स आर 1079, of which 771 judges are permanent and the remaining 308 sanctioned for additional judges. As of July 1, 2020, 389 of the seats, about 36% are vacant. तो हाई कोर्ट्स में 1079 जजेस हैं, 771 परमानेंट है, 308 एडिशनल है। ठीक है, कुछ मतलब 389 सीटें वैकेंट हैं। ओके, सबसे ज्यादा जजेस कहां पे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160, सिक्किम हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है, ये स्टैटिस्टिक्स का आप सोर्स भी देख सकते हैं, departmentofjustice.gov.in, तो सोर्स भी सही है, तो आप इस सोर्स को नोट डाउन कर सकते हैं, इस फैक्ट को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखा जाए कितनी हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट नजर आ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम इलाहाबाद हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, गुजरात, ब्ला 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 टू उत्तराखंड, इतनी हाई कोर्ट्स हैं। इसमें मद्रास हाई कोर्ट कहां नजर आ रही है, ये रही मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किसके ऊपर है, तमिलनाडु के ऊपर, पौंडीचेरी के ऊपर। जो मेन बेंच है, प्रिंसिपल बेंच है मद्रास हाई कोर्ट की, कहां पे है, चेन्नई में है। उसकी एक और बेंच है, वो कहां पे है, मदुरई में है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स देखे हमने, आगे चलते हैं इस आर्टिकल में। तो जैसा कि मैंने बताया 1962 में जब पुदुचेरी हमारे पास आया तो मद्रास हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो पुदुचेरी के ऊपर गया। ओके, अभी देखिए 2017 में एक एक्टिविटी हुई, और एक्टिविटी क्या थी कि पुदुचेरी के लेजिस्लेचर ने एक रेजोल्यूशन पास किया यूनानिमसली, मतलब किसी ने भी उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट नहीं किया, और ये बोला कि भैया हमारी खुद की हाई कोर्ट होनी चाहिए। और ये चीज उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट को भी बताई 7 जुलाई 2017 को। ठीक है, इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले अप्रैल 2017 में जो पौंडीचेरी बार एसोसिएशन है उसने भी एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट के लिए। अब आप बोलोगे पौंडीचेरी बार एसोसिएशन क्या होता है? देखिए दोस्तों, पौंडीचेरी बार एसोसिएशन, पौंडीचेरी में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, उनकी एक एसोसिएशन होती है। बार एसोसिएशन मतलब लॉयर्स की एसोसिएशन, उस लॉयर्स की एसोसिएशन में कभी कभी जजेस भी आते हैं, तो लॉयर्स की एसोसिएशन को आप बार एसोसिएशन बोलते हो। तो पौंडीचेरी की बार एसोसिएशन भी इस तरीके का रेजोल्यूशन पास कर चुकी है। अब इसके पैरेलल भी कुछ हुआ दोस्तों। इससे पहले जो रेजोल्यूशन पास हुए 2017 में, ये क्या बोल रहे थे, अपना हाई कोर्ट चाहिए। अगस्त 2019 में भी कुछ हुआ। अगस्त 2019 में एक स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस हुई, लीगल सर्विसेज एंड मोटर एक्सीडेंट मीडिएशन सेल्स। किसकी कॉन्फ्रेंस हुई, इस पे जरूरी नहीं है। यहां पे पुडुचेरी की चीफ मिनिस्टर जी ने क्या कहा, वी नारायण स्वामी जी ने,
कि a bench of the Madras High Court at Puducherry on the lines of the one set up in Madurai was a felt need and sought the support of the judges of Supreme Court. ये बोल रहे हैं कि मद्रास हाई कोर्ट की एक बेंच को पुडुचेरी में खोलना चाहिए। तो दो व्यू पॉइंट्स दिख रहे हैं। 2019 में जो चीफ मिनिस्टर जी का व्यू पॉइंट है वो कह रहे हैं कि पुदुचेरी के जो मद्रास का हाई कोर्ट उसकी बेंच खोली पुदुचेरी में, जैसी मदुरई में खुली हुई है। और ऊपर जो ये रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं पुदुचेरी लेजिस्लेचर के और आपके पौंडीचेरी बॉन्ड ये बार एसोसिएशन के, वो बोल रहे हैं कि हमें अपनी खुद की हाई कोर्ट चाहिए। अब ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, यहां पे हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, पुदुचेरी को अपने हाई कोर्ट की जरूरत क्यों है? तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है और तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट है उसके अपने बहुत ज्यादा खर्चे हैं और वो खर्चे तमिलनाडु की सरकार के बीच में और यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी का ये बोलना है कि हम जो इतना खर्चा दे रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट को उसकी जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे एक अलग हाई कोर्ट आएगा तो उसका खर्चा कम होगा। 4 से 5 जजेस पौंडीचेरी के जितने भी केसेस है उनको निपटा सकते हैं, खर्चा भी कम होगा। क्योंकि मद्रास के हाई कोर्ट की सर्विसेज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके चक्कर में हमारा खर्चा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट और पुडुचेरी बहुत ज्यादा छोटा है। यह बात यहां पे बोली गई। फिर आगे देखिए, अब पुडुचेरी हाई कोर्ट विद 4 to 5 जजेस कैन इंश्योर क्विक एक्शन ऑन पेंडेंसी ऑफ मैटर्स ऑफ द हाई कोर्ट मैटर्स एट लीस्ट एट पुडुचेरी। जैसा भाई मैंने बताया 4 से 5 जजेस पुडुचेरी हाई कोर्ट में सारे जो मैटर्स की पेंडेंसी है हाई कोर्ट में पुडुचेरी से रिलेटेड उसको डील कर सकते हैं। अब यहां पे एक केस की बात की गई है, इन द ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला, क्या? टाइम हैज नाउ कम फॉर protecting one of the pillars of the constitution, namely the judicial system, by directing increase in the first instance in the judge strength from the existing ratio of 10.5 or 13 per 10 lakh people to 50 judges per 10 lakh people। यानी कि हर 10 लाख लोगों पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कम से कम 50 जजेस होने चाहिए, बट हैं कितने? 10.5 से 13। तो ये जो 10.5 से 13 जो जजेस हैं पर 10 लाख पीपल पे, इनको बढ़ा के कितना होना चाहिए? 50 जजेस होने चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा ही डिस्कशन हुआ था लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे, जिसका टाइटल था एरियर्स एंड बैकलॉग्स क्रिएटिंग एडिशनल जुडिशियल मैन पावर। मैन पावर में वुमेन पावर, मतलब जज एक लेडी भी हो सकती है। 2016 का डाटा देखा जाए तो 1 मिलियन पॉपुलेशन पे 12 जजेस हैं। पुडुचेरी का एक अलग हाई कोर्ट अगर आता है तो ये जो रिक्वायरमेंट है इसके काफी पास पहुंचा जा सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में बोला जा रहा है। एक अच्छा व्यू पॉइंट है। लेकिन अगर केसेस की बात करो दोस्तों, कितने केसेस हैं, कितने सॉल्व करने, अगर इन सब चीजों की बात की जाए तो यहां पे मैं आपको कुछ और स्टैटिस्टिक्स बताना चाहूंगा। देखिए, सिक्किम की अगर बात करें तो सिक्किम का अपना हाई कोर्ट अलग है। क्या है आपको सिक्किम दिख रहा है? सिक्किम यहां पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम का अपना अलग हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट्स की बात की जाए, मणिपुर का अपना अलग हाई कोर्ट है, हालांकि उसमें टोटल 5 जजेस हैं। और जो गोवा है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आता है। अब यहां पे कुछ स्टैटिस्टिक्स दे रहा है ऑथर इन 3 स्टेट से रिलेटेड। ये बोल रहा है कि देखिए, अगर 2010 में देखा जाए कितने केसेस फाइल किए गए, तो सिक्किम में फाइल किए गए 1117 केसेस, जबकि उसका अपना अलग हाई कोर्ट था। फिर मणिपुर में फाइल किए गए 637 केसेस, उसका अपना अलग कोर्ट है। गोवा में फाइल किए गए 4984 केसेस, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में। इसमें डिसाइड कितने केसेस हुए आप देखिए, इन टर्म्स ऑफ द केसेस डिसाइडेड इन नंबर्स, सिक्किम में 1174 केसेस डिसाइड हुए, मणिपुर में 495 केसेस डिसाइड हुए, गोवा में 3646 केसेस डिसाइड हुए। अब ये थोड़ा सा डाटा में मुझे एरर लिख रहा है इस आर्टिकल में, क्योंकि ये बता रहा है फाइल हुए 1117 केसेस और डिसाइड हुए 1174 केसेस। बहरहाल कुछ हो सकता है गलती हो गई हो। कुल मिला के यहां कहा क्या जा रहा है? ये कहा जा रहा है कि सिक्किम में जो नंबर ऑफ केसेस फाइल किए गए हैं वो कम है, मणिपुर में जो नंबर ऑफ केसेस फाइल किए गए हैं वो कम है, हालांकि यहां पे नंबर ऑफ जजेस भी बहुत कम है दोस्तों। गोवा में जो केसेस फाइल किए गए 4984, जिसमें से 3646 पे डिसीजन भी आ गया, और गोवा बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर में आता है। पुदुचेरी में फाइल हुए लगभग 24,000 केसेस, 24,161, जिसमें से डिसीजन आ गया लगभग 24,336 में। अब हो सकता है फाइल वाले ज्यादा भी होंगे कुछ। बात यहां कहने की क्या कोशिश की जा रही है, पुडुचेरी में केसेस कितने डिसाइड हुए हैं? 24,336। ठीक है,
24,336 केसेस डिसाइड हुए हैं, और हो सकता है कि जो 24,336 केसेस डिसाइड हुए हैं, पिछले साल के जो केसेस फाइल हुए होंगे वो डिसाइड हुए होंगे। तो ये जो नंबर मिसमैच दिख रहा है ना कि भाई सिक्किम में फाइल हुए 1117 केसेस और डिसाइड हुए 1174 केसेस, तो ऑब्वियस ही बात है ये सिर्फ इस साल वाले नहीं होंगे, पहले के जो केसेस फाइल किए होंगे उनका डिसीजन अगले साल में आया होगा। तो सिक्किम में 1174 डिसाइड हुए। आप देखिए, बताने की कोशिश ये की जा रही है सिक्किम का अलग हाई कोर्ट, मणिपुर का अलग हाई कोर्ट, वो जितने केसेस डिसाइड कर रहे हैं, और गोवा का जो मतलब जुरिडिक्शन है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर, और खासकर पुडुचेरी का जुरिडिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। पुडुचेरी भले ही तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर में है, यानी मद्रास हाई कोर्ट के अंदर में है, तब भी नंबर ऑफ केसेस डिसाइडेड पुडुचेरी में बहुत ज्यादा है व्हेन कंपेयर टू सिक्किम एंड मणिपुर। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मद्रास हाई कोर्ट बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पुडुचेरी में जो केसेस डिसाइड हो रहे हैं उन केसेस की डिसाइड करने की स्पीड कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। केसेस की डिसाइड करने की स्पीड सही है, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में यह बोला जा रहा है कि भाई देखिए, पुडुचेरी को अपना खुद का एक हाई कोर्ट मिलना चाहिए। कुछ लॉजिक ये भी दिए गए हैं कि अगर आप तमिलनाडु के मैप को देखो, इस मैप में देखिए दोस्तों, चेन्नई ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, थोड़ा आपको यहां पे दिमाग लगाना पड़ेगा। आप इस मैप को वीडियो पास करो, देखिए चेन्नई आपको ऊपर नजर आ रहा है, चेन्नई में एक बेंच है, एक बेंच आपकी मदुरई में, मदुरई इस मैप के बिल्कुल बीच से थोड़ा नीचे नजर आ रहा है, मदुरई को ढूंढिए यहां पे। तो मदुरई में एक बेंच है, चेन्नई में प्रिंसिपल बेंच है। आप देखिए कराईकल पुडुचेरी कहां पे है, पुडुचेरी बीच में है, ऊपर भी है पुडुचेरी। तो पुडुचेरी चेन्नई के जितना पास है, जो तमिलनाडु के वेस्टर्न इलाके हैं, जो ये नीलगिरीज इधर आ रहा है, ऊटी जहां पे आपको दिख रहा है दोस्तों, कोयम्बटूर के पास, अगर आप कोयम्बटूर से चेन्नई की डिस्टेंस देखो और पुडुचेरी से चेन्नई की डिस्टेंस देखो, तो पुडुचेरी चेन्नई से पास में है। तो कुल मिला के कहा जा रहा है कि पुडुचेरी के किसी पर्सन को अगर चेन्नई में जाके केस फाइल करना है, उसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तमिलनाडु के वेस्टर्न इलाके में जो लोग रह रहे हैं, अगर उनको केस फाइल करना है तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो लॉजिक क्या दिया जा रहा है? लॉजिक ये दिया जा रहा है कि पुडुचेरी अपना अलग हाईकोर्ट कैसे मांग सकता है, पुडुचेरी अपना अलग हाईकोर्ट क्यों मांग सकता है? आप देखिए तमिलनाडु के ही जो वेस्टर्न इलाके हैं उनको हाईकोर्ट में पहुंचने में कितना समय लग रहा है। लेकिन यहां पे ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, अगर पुडुचेरी पास है आपके चेन्नई के, इसका यह मतलब नहीं है कि आप पुडुचेरी को अपना हाईकोर्ट नहीं दोगे, क्योंकि पुडुचेरी को हाईकोर्ट देने की बात कहां कही गई है? आर्टिकल 239A में कही गई है। जब आर्टिकल 239A को 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से लेके आया गया, तो यह बोला गया कि पार्लियामेंट में बाय लॉ क्रिएट फॉर एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, Manipur, Tripura, Goa, Daman and Diu and Pondicherry, a body whether elected or partially nominated and partially elected to function as legislature for union territory, a council of ministers or both, with such constitution powers and functions in such case as may be prescribed by law। ठीक है, उस समय पे ये जो यूनियन टेरिटरीज थी, हिमाचल प्रदेश भी यूनियन टेरिटरी थी, मणिपुर भी यूनियन टेरिटरी थी, त्रिपुरा भी यूनियन टेरिटरी थी, गोवा भी यूनियन टेरिटरी थी। आपको पता है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा अब यूनियन टेरिटरीज नहीं रही हैं, वो अलग स्टेट बन गए हैं, लेकिन पौंडीचेरी अभी भी एक यूनियन टेरिटरी है। कुल मिला के ऑथर यहां पे कोरिलेशन करने की कोशिश कर रहा है। ऑथर ये बोल रहा है कि पहले ये सारी यूनियन टेरिटरी थी, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव तो आज भी है, उसको दादरा नगर हवेली से मिला दिया गया। लेकिन आपकी डेट में देखिए कि पौंडीचेरी सिर्फ एक यूनियन टेरिटरी रह गई, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा अपने स्टेट्स बन गए। तो ऑथर ये कह रहा है कि स्टेट्स बनने के साथ साथ इनके पास एक हाई कोर्ट भी है। तो हाई कोर्ट का आना एक तरीके से ऑटोनॉमस स्टेट बनने की तरफ जाने के बराबर है। तो अगर पौंडीचेरी के पास या फिर पुडुचेरी के पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट आ सकता है, तो इन अ मैटर ऑफ टाइम पुडुचेरी भी एक अलग स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सब बातें यहां पे दोस्तों कही जा रही हैं। तो कुल मिला के जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे दो तरीके की आवाजें उठ रही। पहली आवाज तो ये उठ रही कि अपना खुद का हाईकोर्ट बनाया जाए, दूसरी आवाज ये उठ रही है कि मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच बना ली जाए। सबसे पहले जो टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आपका ये इलाका है पुडुचेरी का, वहां के लेजिस्लेचर को एक चीज डिसाइड करनी चाहिए कि हमें करना क्या है। एक कमिटी बनाए, वो कमिटी इस बात पे रिपोर्ट देगी कि हाँ भाई मद्रास हाईकोर्ट की एक बेंच बनानी है, अपना अलग हाईकोर्ट चाहिए, और जो भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा मैसेज जाना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बोलना चाहिए कि भाई हमारे लिए करिए। जब आप खुद ही कंफ्यूज हो, आपको खुद ही ये नहीं पता है कि मद्रास हाईकोर्ट की बेंच लेनी है या अलग हाईकोर्ट लेना है, तो फिर आप करोगे कैसे? एक कमिटी बनाइए, इस बात पे डिसीजन दीजिए कि आपको बेंच चाहिए या अलग हाईकोर्ट चाहिए। कभी आप लेजिस्लेचर में रेजोल्यूशन क्रॉस कर रहे हो हाईकोर्ट के लिए, कभी आप बोल रहे हो कि अगर बेंच चाहिए। पहले आप खुद डिसीजन लीजिए और फिर अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन बताइए कि हाँ भाई हमको ये चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज कीजिए कि हमें ये दिया जाए। ये सब बातें दोस्तों इस आर्टिकल में कही गई हैं। ठीक है, कामबर की चीजें थी, मैंने आपको बता दी।
आगे चलते हैं अनदर फ्रंट। यहां पे क्या बात की गई है भैया, इंडिया भूटान और चाइना की यहां पे बात हो रही है। चाइना हमेशा न्यूज में, कोई ना कोई एक आर्टिकल तो चाइना के रिलेटेड में रहेगा ही। हुआ क्या, कंटेक्स्ट ये है कि 2 जून को, 2 या 3 जून के लगभग में ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। किसके अंदर आता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो वहां पे ये बात हो रही थी कि जो कुछ आपकी एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट इलाके हैं उनके पास फंडिंग जानी चाहिए। तो एक इलाका है सक्टिंग फॉरेस्ट रिजर्व। ये जो सक्टिंग फॉरेस्ट रिजर्व है, ये आता है एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है त्राशीगांग डिस्ट्रिक्ट। जब बात आई कि सक्टिंग फॉरेस्ट रिजर्व के पास कुछ फंडिंग जानी चाहिए, एकदम से चाइना के रिप्रेजेंटेटिव ने खड़े होकर बोल दिया कि ये त्राशीगांग डिस्ट्रिक्ट चाइना का है, दिस इज बेसिकली अ डिस्प्यूटेड रीजन। अब खास बात यह कि सब लोग थोड़े हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कभी चाइना ने ओपनली बोला नहीं कि ये इलाका उनका है। दूसरी बात, चाइना की इस इलाके के साथ कोई बाउंड्री भी नहीं लगती है। अगर हम इस इलाके के मैप को देखें, यहां देखिए दोस्तों, ये प्रोटेक्टेड एरियाज एंड बायोलॉजिकल कॉरिडोर है भूटान के, ये आपको नजर आ रहा है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ईस्टर्न पार्ट पे, ठीक है। इसके ऊपर है आपकी तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के ऊपर है आपका चाइना। ये है इसका सीन। इसको अगर हम लोग मैप में देखें तो कुछ इस टाइप का दिखाई पड़ेगा। नीचे आपको ये सक्तांग दिखाई पड़ रहा है, जहां पे आपको एरो दिख रहा है ना, मार्कर दिख रहा है, बेसिकली दिस इज सक्तांग। इस सक्तांग के ऊपर जो इलाका है दोस्तों, जो ग्रीन ग्रीन में जो आपको ऊपर इलाका दिख रहा है सक्तांग के ऊपर, वो है तवांग, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। यहां देखिए, ये दिख रहा है आपको तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, जहां पे अभी मार्कर दिख रहा है, और इसके ऊपर चले जाइए तो आपको चाइना दिखेगा। तो इस त्राशीकांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ भूटान के साथ तो चाइना का बॉर्डर भी नहीं लगता, और चाइना ये बोल रहा है कि ये हमारा है। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है कि यहां पे चाइना फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा क्यों कह रहा है। यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस इमेज को देखिए, ये है चाइना की चुंबी वैली, ये है भूटान और ये है सिक्किम, और इस ट्राइलेटरल जंक्शन के पास एक इलाका आता है जिसको आप बोलते हो डोकालाम प्लेट्यू। इस डोकालाम प्लेट्यू में 2017 में स्टैंड ऑफ हुआ था। क्या हुआ था, चाइना इस साइड पे स्ट्राई जंक्शन के पास एक रोड बिल्ड करने लगा जो भूटान की टेरिटरी के अंदर जा रही थी। सिक्किम से सोल्जर्स निकले और रोड कंस्ट्रक्शन को ब्लॉक हुआ। 3 महीने का स्टैंड ऑफ चला और यह बोला गया कि हाँ भाई स्टैंड ऑफ हट गया है, चाइना की आर्मी पीछे चली गई है। बट एक्चुअली में 2018-19 में रिपोर्ट्स आई कि चाइना की आर्मी पीछे नहीं गई, उसने ऑलमोस्ट बॉर्डर तक रोड का कंस्ट्रक्शन कर लिया और अपने साइड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कर लिया कि कल की डेट में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पे चाइना डोमिनेंट रहेगा। क्या होता है दोस्तों, जब कहीं पे बॉर्डर होता है, अगर बॉर्डर के अपनी साइड पे कोई एक पर्सन जरूरत से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बिल्डिंग कर रहा है तो दूसरे साइड का जो पर्सन है ना, वो थोड़ा सा नर्वस हो जाएगा कि भाई ये ऐसा कर क्यों है। हालांकि जो डोकलाम प्लेट्यू है ये भूटान की टेरिटरी है, लेकिन भूटान को बचाना इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भूटान इज ऑल वेदर अलाई ऑफ इंडिया। अब इंडिया का यहां पे इंटरेस्ट क्या है? इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि देखिए, ये है वो जगह जहां पे ट्राई जंक्शन हो रहा है, इधर से चाइना की टेरिटरी आ रही है, इधर से इंडिया की और इधर से भूटान की। उसके बाद आप देखो दोस्तों, ये इसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हो आप। अगर मान लीजिए चाइना जितना इस इलाके के पास आता जाएगा उतना ही ज्यादा चाइना इस इलाके में एडवांटेजेस पोजीशन में आता जाएगा। तो अगर चाइना की फोर्सेस इस ट्राई जंक्शन में बहुत अंदर आ जाती हैं तो वो इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट सकती हैं। ये वेस्ट बंगाल है आपका, ये पूरा स्टेट वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का अगर ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर इंडिया के हाथों से निकल गया तो आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा त्रिपुरा इंडिया के हाथ से चला जाएगा। चाइना इस पे कब्जा कर सकता है। इसीलिए अपने अगर चिकन नेक कॉरिडोर को, अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बचाना है तो ये जो ट्राई जंक्शन का इलाका है इसको सेफ गार्ड करके रखना है। ये बात दोस्तों यहां पे बोली गई। और चाइना अलग ही शाना आदमी। चाइना पता क्या करता है, चाइना भूटान के साथ निगोसिएशंस कर रहा है, और भूटान के साथ निगोसिएशंस में चाइना भूटान को पता है क्या बोल रहा है कि ये जो नॉर्दर्न इलाकों में हमारे आपके डिस्प्यूट है, इस नॉर्दर्न इलाके में हम आपको थोड़ी टेरिटरी दे देते हैं, इस ट्राई जंक्शन वाले इलाके में आप हमको टेरिटरी दे दो। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? नॉर्दर्न वाले इलाके में भूटान को अगर वो टेरिटरी देके ट्राई जंक्शन वाले इलाके में टेरिटरी ले लेता है तो इंडिया के रिस्पेक्ट में चाइना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग हो जाएगा। इंडिया ने हमेशा इस मूव को अपोज किया और भूटान ने इंडिया का साथ दिया है। तो ये डोकलाम का स्टैंड ऑफ हुआ था 2017 में। इसकी कुछ रिकैप मैंने आपको कराई। अभी की जो बवाल चल रहा है वो चल रहा है तवांग नाम के इस डिस्ट्रिक्ट में। तवांग में नहीं, एक्चुअली में उन्होंने बोला है कि ये जो आपका त्राशीगांग का इलाका है भूटान में, ये हमारा है। अब यहां पे हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में
ऐसा चाइना कर क्यों रहा है और आगे चाइना के क्या प्लान्स हैं? देखिए, भूटान एक ऐसा देश है जिसको चाइना अपनी तरफ खींच नहीं पाया है इंडिया के अगेंस्ट, ये सच्चाई है। काफी हद तक बांग्लादेश चाइना से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, नेपाल चाइना से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। नेपाल जो कि हमेशा इन ऑल वेदर अलाई रहा है इंडिया का, वो चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है। भूटान में क्या हो रहा है? भूटान के साथ 1984 से भूटान चाइना टॉक्स हो रही है। लास्ट टाइम ये टॉक्स हुई थी 2016 में। 2016 के बाद से ये टॉक्स नहीं हुई है। 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ हो गया, ये बातचीत स्थगित हो गई। 2018 में इलेक्शंस थे और उसके बाद पैंडेमिक आ गया और बतेरे तरीके के बवाल चले। तो 2016 के बाद से लेकर अब तक बातें हुई नहीं है। ये बातें अगर चाइना भूटान के बीच में होती हैं तो चाइना पूरी कोशिश करेगा कि वो भूटान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे और इन्फ्लुएंस करके उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, इंडिया के अगेंस्ट ले जाने की कोशिश करे। और पूरी कोशिश ये करेगा कि ये जो चुंबी वैली के पास से जो ट्राई जंक्शन वाला इलाका है ना, जिसमें भूटान का एक बहुत बड़ा एरिया आता है, भूटान यहां पे देखिए एक नेचुरल बफर की तरह काम कर रहा है इंडिया चाइना के बीच में। तो ये जो भूटान की जो छोटी सी टेरिटरी जो एक नेचुरल बफर की तरह काम कर रही है इंडिया चाइना के बीच में, इंडिया के रिस्पेक्ट में चाइना एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन में आ जाए, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज की पोजीशन में आ जाए। इसलिए चाइना भूटान से चाहता है कि ये जो चुंबी वैली के पास की जो टेरिटरी है वो चाइना को मिल जाए और जो नॉर्दर्न एरिया जो भूटान है वहां पे जो टेरिटरी है वो चाइना भूटान को दे देगा। तो दिस इज अ प्लान ऑफ चाइना इन ऑर्डर टू प्रेशराइज इंडिया, और इंडिया इस चीज को होने नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सोवरेनिटी उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे डिपेंड करती है। इंडिया भूटान के जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे रहे और इंडिया इस बात को समझ रहा है कि चूंकि नेपाल इतना एग्रेसिव हो रहा है, बाकी कंट्रीज चाइना की तरफ टिल्ट हो रही हैं, तो ये जरूरी है कि भूटान को इंडिया अपनी तरफ करके रखे। आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो अब समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए ये जो मैप के हिसाब से लोकेशन है ये मैंने आपको समझा दी। अगले आर्टिकल पे आते हैं, जस्टिस स्लो बट श्योर। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, कन्विक्शन ऑफ पुलिस फॉर पासिंग ऑफ मर्डर एज एन एनकाउंटर इज वेलकम दो डिलेड। इस आर्टिकल में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं दोस्तों, मैं आप चाहूंगा कि उन स्टैटिस्टिक्स को आप एक न्यूट्रल तरीके से नोट डाउन कर लो और एक न्यूट्रल तरीके से उनको इस्तेमाल करना। कभी भी जब कोई भी आप स्टैटिस्टिक्स लिखें तो आपकी पर्सनल राय उसमें नहीं झलकनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, 11 पुलिस पर्सनल को सजा मिली है, सेशंस कोर्ट ऑफ मथुरा ने सजा दी है, एक उसमें डीएसपी भी है। क्या इल्जाम लगा इनके ऊपर कि उन्होंने राजा मानसिंह का मर्डर किया है, जो कि हेड थे प्रिंसली स्टेट ऑफ भरतपुर इन राजस्थान के, और इनके 2 एसोसिएट्स का 1985 में। हुआ क्या था दोस्तों, यहां पे एक स्टोरी भी दे रखी है। स्टोरी कुछ इस टाइप की है कि देखिए, ये जो राजा मानसिंह थी इनकी अपने इलाके में बहुत चलती थी। कांग्रेस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी इनके साथ चलनी थी। कांग्रेस उस समय पे काफी डोमिनेंट थी। जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे शिवचरण माथुर की रैली में जाके राजा मानसिंह जी ने कुछ बवाल कर दिया, इनके हेलीकॉप्टर को डैमेज कर दिया। तो अगले दिन ऐसा बोला जाता है कि जो रूलिंग पार्टी के जो लोग थे उनके कहले पे पुलिस आई, पुलिस ने राजा मानसिंह की गाड़ी को घेरा, गोलियां चलाई और मर गए। उसके बाद राजीव गांधी जी ने बोला भी था चीफ मिनिस्टर को कि आप स्टेप डाउन करिए। बाद में केस सीबीआई के पास चला गया और फिर सेशंस कोर्ट के पास चला गया मथुरा में। तो यह बोला जाता है कि यह काम कांग्रेस पार्टी ने कराया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक धब्बे की तरह है ये केस। फिलहाल के लिए अब देखिए, अब जाके 2020 में डिसीजन आया। 1985 में जो कांड हुआ उसका डिसीजन अब आ रहा है दोस्तों। 35 साल बीत गए हैं और इतने साल बीतने के बाद भी अगर आप उन पुलिस पर्सनल को प्रोसिक्यूट कर भी देते हो जो कि इतने बुढ़े हो चुके हैं, तो क्या ये जस्टिस है? भले ही अच्छी बात है कि चलिए कोई डिसीजन तो आया, बट इतना लेट आया डिसीजन, क्या ये जस्टिस है? देखा जाए तो एक तरीके से जस्टिस है नहीं। तो आप वेलकम तो कर सकते हो, बट इस चीज पे भी ध्यान देना होगा कि बहुत ज्यादा लेट हो गई है। और ऐसा एक ट्रायल नहीं, ऐसे बहुत से ट्रायल्स हैं जो सालों तक चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, द ट्रायल ऑफ द मैन हु असैसिनेटेड रेलवे मिनिस्टर्स एलन मिश्रा इन जनवरी 1975 एंडेड इन कन्विक्शन इन 2014 गुड 39 ईयर्स लेटर। ये भी एक स्टैटिस्टिक्स आप लिख सकते हो। द हाशिमपुरा केस इन विच नियरली 40 मुस्लिम्स वर किल्ड। अब आप इस चीज को ऐसे मत लिखिएगा 40 मुस्लिम्स वर मैसकर्ड। द हाशिमपुरा केस इन विच अप्रोक्सीमेटली 40 Muslims were killed in 1987 ended with an en masse acquittal in 2015. But Delhi High Court restored some faith in the judicial process. अब ये मत लिखिएगा, but Delhi High Court reverted the decision and slapped lifelong prison terms on 16 men 3 years later. ये मत लिखिएगा restored some faith in the judicial process. Restored some faith in the judicial process अगर आप अपने आंसर में लिख दोगे तो आप ये बता रहे हो कि नहीं भाई, पहले जो डिसीजन आया था वो गलत था,
आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहले डिसीजन आया था वो भी जुडिशरी का था, बाद में जो डिसीजन आया वो भी जुडिशरी का है, और इन डिसीजंस को आपको न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से रखना है। कभी भी आपके आंसर से आपका पर्सपेक्टिव नहीं दिखना चाहिए, चाहे आपका पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, आप कुछ भी सोचते हो। मैं एक जनरल बात बताता हूँ, एक मुस्लिम पर्सन होगा, उसको लगेगा यार देखो इन मुस्लिमों को मार दिया, गलत बात है। बट भले ही आपको बुरा लग रहा है, आंसर में मत लिखना, लफड़ा हो जाएगा। भले ही आप हिंदू हो, उससे प्रो बात कुछ आंसर में मत लिखना, रिलीजन के बेसिस पे कुछ मत लिखना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि रिस्टोर्ड सम फेथ इन द जुडिशियल प्रोसेस, इस तरीके के स्टेटमेंट्स को अपने आंसर में अवॉइड करना। हालांकि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है, तो कभी कोई ऐसा सवाल आए जहां पे जुडिशियल सिस्टम की एफिशिएंसी की बात हो, जुडिशियल सिस्टम में डिले की बात हो, तो आप इन चीजों को कोट कर सकते हो। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में कहा क्या जा रहा है, इस आर्टिकल में बस यही बोला जा रहा है कि देखिए 1985 में जो कांड हुआ राजा मान सिंह जी के साथ, फाइनली ये बोला गया कि ये इनकाउंटर था, जबरदस्ती मारा गया इनको, ठीक है। तो उसका सजा आई, 11 पुलिसमैन को सजा दी, बट सजा बहुत लेट आई, 35 साल बीत गए। एलन मिश्रा मर्डर केस में 39 ईयर्स बीत गए। 1987 वाले केस में आप देखिए कितना साल बीत गए, 2015 में पहला डिसीजन आया, फिर 3 साल बाद फिर दूसरा डिसीजन आया। तो इन सब केसेस में कितना कितना समय बीत रहा है। तो ये बात तो सही है कि आप उनको सजा दे रहे हो, ये अच्छी बात है, कहीं ना कहीं जस्टिस हो रहा है, बट इतने साल तक वो लोग आराम से घूमते रहे, और जब वो बुढ़े हो गए, मान लो उनको आपने सजा दे भी दी, अब 30-30, 40-40 साल, 25-25 साल केस चलेगा, तो हो सकता है जिसने क्राइम को किया हो, परपेट्रेट किया हो, वो तब तक मर गया हो या बहुत बुढ़ा हो गया हो, तो उस समय पे आप उसको सजा दे भी दोगे तो क्या कर लोगे। तो ये बातें यहां पे कही जा रही, तो स्विफ्ट जस्टिस होना चाहिए, जस्टिस थोड़ा जल्दी होना चाहिए, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, बस कुल मिला के ये बात कही जा रही है। फिर आगे आते हैं, आर पीपल इन जेएन के सिटीजन्स और सब्जेक्ट्स, यहां पे बात की जा रही है, ये भी देखिए एक सेंसिटिव इशू है, ठीक है। बहुत सारे लोगों की इसके बारे में राय है, आर्टिकल 370 में जो कुछ हुआ उसके बारे में बहुत सारे लोगों की राय है। देखा जाए तो दोस्तों, मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, कुछ लोगों को ये चीज पसंद नहीं आएगी। जेएनके में जो कुछ भी हुआ, ये जो आर्टिकल एब्रोगेट किया गया, उसके बाद जो हो रहा है, लोगों को कितना दबाया जा रहा है, वो एक डिफरेंट इशू है। बट जेएनके के लोगों को ये आजादी है कि वो इंडिया में किसी भी शहर में जाके नौकरी कर सकते हैं, किसी भी शहर में जाके सेटल हो सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देश के बाकी सिटीजन्स को भी ये आजादी होनी चाहिए कि वो जेएनके में जाके सेटल कर सकें और प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकें। और आर्टिकल 370 के बाद जो रीअलाइनमेंट किया गया, जो नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए, उनमें केवल उन लोगों को डोमिसाइल दिया गया है जो जेएनके में काफी समय से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के किसी भी कोने से कोई भी मुंह उठा के चला जाएगा और जेएनके का डोमिसाइल ले लेगा, नहीं, रेजिडेंसी का प्रूफ चाहिए कम से कम कुछ सालों का। बहरहाल वो एक अलग बात है। यहां पे बात किस चीज की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है इंटरनेट की। जब से जेएनके में 370 एब्रोगेट हुआ है, 35 से हटा है, तब से जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है आपकी जेएनके में, वो बहुत खराब रही है। और खासकर इसके हालात तब ज्यादा बुरे हो गए हैं जब कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हो गया। कोविड-19 का पैंडेमिक शुरू हो गया, बच्चों से एक्सपेक्ट किया कि घर पे बैठ के पढ़ाई करिए, बट बच्चे घर पे बैठ के पढ़ाई कैसे करेंगे जब आप स्टेट में 4G कनेक्शन चला ही नहीं रहे हो। शुरुआत में तो दोस्तों इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। तो वैसे तो देश में डिजिटल डिवाइड है, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, बट जेएनके में क्या हो रहा है, जेएनके में तो भाई इंटरनेट बंद ही कर दिया है सरकार ने। तो क्या जेएनके के लोगों के पर्सनल राइट्स यहां पे वायलेट नहीं हो रहे हैं? कुछ हद तक तो मैं कहूंगा देखिए वायलेट हो रहे हैं दोस्तों। अब यहां पे एक केस है, देखिए यूनियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है, मैं आपको यूनियन गवर्नमेंट का भी स्टैंड बताता हूं, दोनों स्टैंड समझने बहुत जरूरी है। यूनियन गवर्नमेंट का यह बोलना है कि आर्टिकल 370 के बाद जब से हमने इसको एब्रोगेट किया है, पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत तेज हो गया, और ये बात बिल्कुल सही है। सिंस द टाइम ऑफ ये एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन्फिल्ट्रेशन फ्रॉम द सॉर्ट टाइप फ्रॉम द साइड ऑफ पाकिस्तान हैज इंक्रीज्ड। पाकिस्तान लगातार टेररिस्ट को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भेजने की कोशिश करता है। पाकिस्तान लगातार जम्मू एंड कश्मीर की वैली में जो दंगे होते हैं उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश होता है, जो मूवमेंट्स होते हैं उनको इंस्टिगेट करने की कोशिश करता है। सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू हेट कैंपेन चलाता है पाकिस्तान, ठीक है। तो अलग झूठी झूठी फोटोज को पाकिस्तान के जो लोग होते हैं वो सर्कुलेट करते हैं सोशल मीडिया पे। ये झूठी फोटोज जेएनके के लोग देखते हैं, उनके इमोशंस अराउज होते हैं, वो सड़कों पर उतर आते हैं। तो इस तरीके की चीजें ना हो, ये बेसिस रह के सरकार ने इंटरनेट को वहां पे बंद किया। लेकिन बात यहां पे ये आ रही है कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के केस में चैलेंज किया गया। वो केस था आपका अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। आपका आर्टिकल में लिखा है, इस केस को आप नोट भी कर लीजिए अपने नोट्स में, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020। अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 में पेटिशनर ने क्या बोला? पेटिशनर ने बोला
कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिन ऑर्डर्स के तहत, जिस नोटिफिकेशन के तहत, जिस ऑफिशियल ऑर्डर के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बंद किया है कश्मीर वैली में, पहली बात तो आप वो ऑर्डर दिखाइए हमको, ठीक है ना। क्या उस ऑर्डर में रूल ऑफ लॉ को माना गया है? क्या उस ऑर्डर में इस बात को कंसीडरेशन दिया गया है कि हाँ भाई आप लोगों के फ्रीडम को वायलेट कर रहे हो, तो कौन से बेसिस पे वायलेट कर रहे हो? हालांकि वो बेसिस यहां पे नेशनल सिक्योरिटी है। दूसरी बात ये बोली गई कि भाई अगर आप स्टेट की सिक्योरिटी की बात कर रहे हो तो इंटरनेट बैन करने से स्टेट की सिक्योरिटी को आप किस तरीके से दिखाए हुए? इन सब चीजों पे देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस किया। हालांकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे बोल सकती है कि पाकिस्तान की साइड से ये एक्टिविटीज हो रही हैं, इस बेसिस पे हमने चीजों को बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? यहां पे ऑथर का बोलना है सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने तक तो डिसीजन नहीं दिया। 5 महीने बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ भाई आप इंटरनेट सर्विसेज को अगर बैन करते हो तो इंटरनेट सर्विसेज को बैन करने के लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, बिजनेसेस ठप होते हैं, प्रॉब्लम होती है इकोनॉमिक लाइफ में। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं माना, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से क्या व्यू पॉइंट दिया था? हम टेररिज्म को और नेशनल सिक्योरिटी को रोकने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। कुछ हद तक तो देखिए ये बात सही है। पाकिस्तान बहुत हद तक कश्मीर वैल्यू में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट के पास देखिए इतनी ताकत है नहीं कि उस स्पेसिफिक कंटेंट को वो ब्लॉक कर पाए। फेसबुक जैसी साइट्स, ट्विटर जैसी साइट्स अब ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो है नहीं, ये तो यूएसए की साइट्स हैं। यहां पे जो एक बार कंटेंट सर्कुलेट हो गया, जब तक इंडियन गवर्नमेंट फेसबुक को रिक्वेस्ट करके उस कंटेंट को हटाएगी तब तक उसको लाखों लोग देख चुके होंगे। ऑलरेडी जो मूवमेंट है वो इंसाइट हो चुका होगा। तो गवर्नमेंट करती क्या है? गवर्नमेंट इंटरनेट ही बैन कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये बोला कि नहीं भाई अगर आप इंटरनेट सर्विसेज को बैन कर रहे हो तो ये गलत है। बाद में उन्होंने कमिटी बैठा दी और उस कमिटी से बोला कि आप वीकली रिव्यू करो इस चीजों का। कुल मिलाकर ऑथर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कुछ हुआ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन लगाया था इंटरनेट के ऊपर, ये हटाया नहीं सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स, अगर भले ही आपका फंडामेंटल राइट है इंटरनेट को चलाना, लेकिन फंडामेंटल राइट अगर नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में ले आए तो उस फंडामेंटल राइट को दबाया जा सकता है। कुछ कुछ ऐसा ही हो रहा है जेएनके में। ओके, आप देखोगे बाद में कुछ महीने बीते और 2G इंटरनेट कनेक्शन को रिस्टोर किया गया। अब 2G इंटरनेशनल कनेक्शन तो वैसे ही माशाअल्लाह चलता है दोस्तों, आपको पता ही है, याद होगी 2G की यादें। पहले 2G चलता था फोन में, भैया एक वेबसाइट खोल दो और बस बैठे रहो, ठीक है। व्हाट्सएप पे एक फोटो आई तो फोटो दबाओ, 5 मिनट बाद वो अपलोड होगी। तो इस तरीके का तो 2G इंटरनेट था। 4G इंटरनेट अभी भी नहीं चला है। कुछ कुछ जगह पे कह रहे हैं कि 3G चल रहा है, बट चल रहा है नहीं चल रहा है अब यहां बैठे तो मैं बता नहीं सकता। बाद में देखिए फिर से कुछ केसेस गए हैं वहां पे सुप्रीम कोर्ट में। तो एक ग्रुप है, इस ग्रुप का नाम है आपका द फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स। ये फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जाके इसने पिटीशन फाइल की। उस पिटीशन में बोला भाई 8 महीने हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट नहीं चल रहा है सर, 4G इंटरनेट नहीं है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेडिसिन में प्रॉब्लम आ रही है, कोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, पैंडेमिक फैल गया है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, करें तो करे क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को अपनी रूलिंग दी और 11 मई की रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई 3 मेंबर की स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी जिसका हेड कौन होगा? यूनियन होम सेक्रेटरी। अब इस डिसीजन का काफी क्रिटिसाइज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसको हेड कर रहा है यूनियन होम सेक्रेटरी। यूनियन होम सेक्रेटरी किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बैन किया और गवर्नमेंट की अब एक कमेटी बनेगी जो गवर्नमेंट को ही बताएगी कि इंटरनेट को बैन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपने किया सही किया वो गलत किया। तो कुल मिला के यहां पे सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये जो बैन हुआ है आपका इंटरनेट का जम्मू एंड कश्मीर में, इस बैन को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा नहीं है। अब मैं ये बात बोलूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस बैन को हटाने के लिए कुछ नहीं कर रही है तो कोई ना कोई तो ऐसा इशू होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। आपको पता है जबरदस्त शेलिंग हो रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, ठीक है, LOC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री है वहां पे। ये जो रेड रंग में दिख रहा है ना आपको, जो डार्क रेड में नजर आ रहा है दोस्तों, ये है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो इधर राइट रंग में आपको वॉयलेट या डार्क ब्लू में नजर आ रहा है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो आपका चाइना के साथ बन रही है अक्साई चीन इलाके में। जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे हुआ है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पाकिस्तान पे बन रही है। तो ये जो रेड है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत सारे सीज फायर वॉयलेशंस हुए हैं, बहुत ज्यादा शेलिंग हो रही है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे और सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू
कश्मीर की वैली में बवाल को हमेशा पैदा करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे इन सब चीजों को रोक रखा है, इंटरनेट को बैन कर रखा है। अब गवर्नमेंट ने इंटरनेट को बैन कर रखा है, लोग सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि भैया ये बैन हटाइए, बट सुप्रीम कोर्ट इस समय पे थोड़ा प्रो गवर्नमेंट हो रहा है। इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। तो ये था दोस्तों आर्टिकल। आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन। यहां पे क्या बोला गया? दिस इज अ टाइम टू ब्रिज द गल्फ बिटवीन द यूनिवर्सिटी करिकुलम एंड एक्चुअल जॉब रिक्वायरमेंट्स। एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की यहां पे बात की जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हायर एजुकेशन में होना क्या चाहिए, एग्जाम होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर काफी बहस चल रही है इस पैंडेमिक के दौरान। फिर इस बारे में भी बात हो रही है कि घर बैठे बैठे पढ़ाई कैसे की जाए, बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाए, होम बेस्ड लर्निंग कैसे कराई जाए, ऑनलाइन लर्निंग के क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, इसके बारे में काफी बातचीत हो रही है। बातचीत जरूरी भी है, ये एक अर्जेंट सिचुएशन है। बट इस अर्जेंट सिचुएशन में अगर हम कुछ पोटेंट सॉल्यूशंस को ढूंढे तो वो कितना अच्छा होगा, इसके बारे में ऑथर कुछ कह रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि देखिए, एक स्टूडेंट का 3 रोल होते हैं, 3 आइडियल लर्निंग आउटकम्स होते हैं हायर एजुकेशन के। पहला आउटकम क्या है कि प्रोवाइडिंग नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन टू द स्टूडेंट्स। तो जो चीज आप पढ़ रहे हो उसमें आपके पास रेलेवेंट नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा आउटकम क्या है? Since higher education students are on the verge of joining the workforce, it is expected that their education will also impart them with the skills needed for jobs, enterprises. तो यानी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई करने के बाद जाके नौकरियां करेंगे, तो उन नौकरियों में उनके पास वो स्किल्स होनी चाहिए जो उन्होंने पढ़ाई के दौरान जो सीखा है, वो जाके उस जॉब्स एंटरप्राइजेस में वो अप्लाई करें। तीसरा क्या है कि फाइनली यही स्टूडेंट्स हमारी सोसाइटी को बनाने में कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करेंगे और एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव सोसाइटी बनेगी। कुछ इस तरीके की एजुकेशन जानी चाहिए। ये जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है, जो कुछ भी स्कूल कॉलेजेस में टीचर उनको सिखा रहे हैं, वो उनकी कैरेक्टर को उस तरीके से बिल्डअप करे। अब बात ये करी जा रही है कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है, क्या इंडिया में जो कॉलेजेस हैं वो एक्चुअली में इस तरीके का कर पा रहे हैं? यहां पे ऑथर बोल क्या रहा है? ऑथर ये बोल रहा है कि अगर कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें, कुछ टेक्नोलॉजी के कॉलेजेस को, कुछ मैनेजमेंट के कॉलेजेस को, मोस्ट प्रॉब्ली यहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, कुछ लिबरल आर्ट स्ट्रीम्स को छोड़ दिया जाए और कुछ सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स को छोड़ दिया जाए। अपार्ट फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट स्ट्रीम्स and a small number of extremely self-motivated students, a vast majority of other students just meander through college and acquire a degree. इसमें एक मैं भी हूं। मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो बस कॉलेज में घूमते रहते हैं और उनको डिग्री मिल जाती है, उसका उनके लिए कोई काम नहीं होता। इसमें मैं भी हूं दोस्तों। मैंने इंजीनियरिंग की, पावर इंजीनियरिंग नाम के फील्ड से मैंने इंजीनियरिंग की। पावर इंजीनियरिंग में मैंने बस पढ़ा के अपने सब्जेक्ट्स को पास कर लिया। उस इंजीनियरिंग की डिग्री का और उससे जो मैंने नॉलेज ली उसका मुझे कोई काम नहीं आया। बस मैंने बाद में जो एग्जाम्स दिए वहां पे ग्रेजुएट होना एक एलिजिबिलिटी थी और मैं ग्रेजुएट था, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रखी थी। तो ये जो चीज बोली है ना ऑथर ने, बड़ा जबरदस्त बोली है। इसको आप लोड कर सकते हो अपने नोट्स में। द रियलिटी इज दैट अपार्ट फ्रॉम अ हैंडफुल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड लिबरल आर्ट्स टीम्स एंड अ स्मॉल number of extremely self-motivated students, a vast majority of other students just meander through college and acquire a degree. तो ज्यादातर लोग बस कॉलेज जाते हैं, वहां घूमते हैं, अपने एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और डिग्री ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो जॉब करने जाते हैं, मैं बस जब बाद में जॉब करने गया दोस्तों, मुझे 3 जॉब्स मिली थी। एक तो एसआर रिफाइनरी में मिली थी जामनगर में, एक कंपनी थी अभिटेक एनर्जी कॉन जो कि मुंबई में बेस्ड थी, और एक कंपनी थी इसजेक जॉन थॉमसन। मुझे 3 जॉब्स लगी थी। मैंने नोएडा में इसजेक जॉन थॉमसन को ज्वाइन किया था। जब मैं वहां पे काम करने गया, जो काम वहां पे था दोस्तों, उस काम में मेरी एजुकेशन ने, जो कुछ भी मैंने अपने करिकुलम में सीखा था इंजीनियरिंग के, कोई मदद नहीं मिली। तो जो हमें करिकुलम में पढ़ाया जाता है और जो हम एक्चुअल जॉब करते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। ठीक है, जो ब्राइट स्टूडेंट्स भी हैं वो भी अक्सर कर ये बताते हैं कि हमने जो ज्यादा कुछ सीखा है वो अपनी जॉब के दौरान सीखा है, पढ़ाई के दौरान जो हमने सीखा वो जॉब में ज्यादा काम दिया नहीं हमको। तो कुल मिला के यहां बात कही जा रही है कि भैया जब इतना गैप है करिकुलम में जो चीज पढ़ाई जा रही है और जो एक्चुअली में आप जॉब में कर रहे हो जाके, तो इतना ज्यादा फोकस क्यों देते हैं लोग सिलेबस पे? ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, फाइनल सेमेस्टर की जो एग्जाम कराने की बात हो रही है, इसके लिए इतना प्रेशर क्यों है? सिलेबस को प्रिस्क्राइब टाइम में खत्म करना है, एग्जाम होने चाहिए, एग्जाम के थ्रू ही बच्चों को इवेलुएट करना है। इन सब चीजों पे ध्यान क्यों दे रहे हो आप? इससे अच्छा तो आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप पे ध्यान दो। तो एक पर्सन को
अगर किसी जगह पे जाके नौकरी करनी है तो वो अपनी पढ़ाई के दौरान जितनी ज्यादा इंटर्नशिप करेगा, जितनी ज्यादा ऐसी किसी इंडस्ट्री में जाके काम करेगा जहां पे वो काम करना चाहता है, वो ज्यादा सीखेगा, क्योंकि वहां पे वो स्किल्स को सीखेगा जब वो वहां पे नौकरी करेगा तो उसको इस्तेमाल कर सके। सिलेबस के दौरान जो उसने पढ़ा वो स्किल्स तो वहां पे उसको काम ही नहीं आ पाए। तो आप देखो कॉलेजेस में इवैल्यूएशन कैसे होता है, बच्चों को असाइनमेंट दिए जाते हैं, टेस्ट दिए जाते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, ठीक है, उस पर उनको ग्रेडिंग मिलती है, उस ग्रेडिंग के हिसाब से उनको नंबर मिलते हैं। लेकिन इंटर्नशिप पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है। हालांकि ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, बट वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी लोग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं, कुछ सीखने वगैरह के लिए नहीं जाते हैं। तो अगर स्किल्स को डेवलप करना है, सच में आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाना है इंडिया में, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ग्राउंड लेवल पे ट्रेनिंग देनी होगी। ये सब बातें यहां पे कही जा रही हैं। अब कुछ और बातें बोली जा रही हैं यहां पे। एजुकेशन के सिस्टम में स्टेक होल्डर्स ज्यादा हैं। एजुकेशन एक्चुअली में एक तरीके का बिजनेस बन गई इंडिया में। ये बहुत डीप बात है, इसमें सीधी सीधी लिखी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। इस जो स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में, यहां मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री चल रही है दोस्तों। एजुकेशन में सिलेबस के हिसाब से चलने में एक फायदा है। फायदा किसको है? जो लोग उस एजुकेशन सिस्टम को चला रहे हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में कॉलेजेस हैं, वो कॉलेजेस तगड़ी फीस लेते हैं। फीस किस बात के लेते हैं? सिलेबस पढ़ाने के लिए। अगर सारे के सारे बच्चे जाके इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप लेने लगेंगे तो उन कॉलेजों को फीस कौन देगा? आके कोई नहीं आके देगा उनको फीस। तो कुल मिला के एक सिस्टम बन गया है। इस सिस्टम में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे लॉ मेकर्स हैं ना, पॉलिटिशियंस है, वो कॉलेजेस ओन करते हैं, वो भी सिस्टम का पार्ट है और वो सिस्टम को बदलने नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम उनको पैसा कमा के दे रहा है। तो मेन बात यहां पे यह है कि अगर हमको अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़ाना है तो हमको आउटकम बेस्ड लर्निंग पे ध्यान देना होगा। हमें उन स्किल्स को सीखना होगा जो एक्चुअली में हम अप्लाई कर पाएंगे जब हम नौकरी करने जाएंगे, ना कि उन स्किल्स को जो सिर्फ हमारे सिलेबस में लिखी, जो सिर्फ थ्योरेटिकल है, ग्राउंड लेवल पे उनका इतना इस्तेमाल नहीं होता है। तो बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स है दोस्तों इस आर्टिकल में, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको ये आर्टिकल पसंद आया हो। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा दोस्तों। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।